मंदिर बनाम मस्जिद, मदरसे बनाम स्कूल और अब वेज बनाम नॉन वेज। मंदिर, मदरसों और मटन पर एमपी की सियासत गरमा रही है। ये वही मुद्दे हैं जो यूपी चुनाव में खूब चले। मदरसों पर तो यूपी में सियासत की आग भड़क रही है और इस आग की तपन एमपी में भी महसूस की जा रही है। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के फैसले के बाद एमपी में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी इस फैसले को मध्य प्रदेश में लागू करने के पक्ष में है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद जैसा विरोध उज्जैन में भी देखा जा रहा है। तो इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मीट की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज। मध्य प्रदेश में सभी जगह होना चाहिए, राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो, हम भी चाहते हैं सब जगह। राष्ट्रगान एक प्रेरणा है इस देश के नौजवानों के लिए। जिस राष्ट्रगान की थीम पर क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान कर दिया हो इस भारत माता के लिए, आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो उसके पीछे उन क्रांतिकारियों का बलिदान है जो राष्ट्रगान को गाते गाते अपना बलिदान करके चले गए। तो कहीं पर अगर होता तो क्या गलत हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश के अंदर राष्ट्रगान नहीं होगा तो और क्या होगा? जम जम हो यम जम हो, सारी शटर एक साथ बंद होंगी। इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है, कोई अलग से विधान नहीं है। इसलिए सीधे कह दिया है, अगर खान पान की दुकानें रात को 12 बजे बंद होती हैं तो मीट मटन की दुकानें भी बंद होंगी। प्रशासन सुनिश्चित करे, कब से कार्रवाई कर रहा है और करे। 10 बजे इधर की बंद होंगी तो 10 बजे उधर की बंद होंगी, 12 बजे इधर की बंद होंगी तो 12 बजे उधर की बंद होंगी। स्पेशल ऑर्डर किसी के लिए नहीं है, ना होगा। एमपी की सियासत में यूपी वाले मुद्दों की एंट्री के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी यूपी चुनाव में इन मुद्दों को आजमा चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एमपी बीजेपी यूपी की लाइन पर है? हालांकि इन मुद्दों को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस की माने तो ये मुद्दे जनता का ध्यान भटकाने के लिए हैं। नेशनल एंथम कौन नहीं गाएगा? मैं खुद गाता हूँ। जनगणमन अधिनायक कौन नहीं गाता? नेशनल एंथम से ना कभी किसी को एतराज रहा है, ना कभी एतराज हुआ है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि भोपाल की कजियात में 15 अगस्त और 26 जनवरी को कोई भी चला जाए, वहाँ झंडा फहराया जाता है, वहाँ काई साहब, मुफ्ती साहब, तमाम शहर के लोग मौजूद रहते हैं और नेशनल एंथम गाया जाता है। ये विवाद क्यों लाया जा रहा है, क्यों बेतुकी बात की जा रही है, मुझे समझ नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी और एमपी की परिस्थितियां दोनों अलग हैं, लेकिन 2023 को लेकर बीजेपी की अपनी रणनीति है। 51% वोट का उसका टारगेट है और कहीं न कहीं यूपी वाले मुद्दे उसकी रणनीति को मजबूती देंगे। इधर कांग्रेस में चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। उदयपुर में सोनिया गांधी ने संविधान को खतरे में बताया। कुल मिलाकर चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि उसे इन तमाम मुद्दों से निपटना है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी की सियासत, यूपी का स्टाइल। जिस तरह इन दिनों हम मुंबई फिल्म जगत की बात करें तो वहाँ दक्षिण भारत की एक फिल्में, उनके अभिनेता बड़ी चर्चा में हैं और कुछ समीक्षक अति उत्साह में या समीक्षा के सिरे को टटोलते हुए ये भी कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि दक्षिण भारत ने मुंबई फिल्म जगत पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा है और मुंबई सिनेमा जगत को दक्षिण भारत की तरफ इसके लिए देखना चाहिए। कुछ ऐसा ही मॉडल उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए प्रस्तुत किया है। एक ऐसा राज्य जिसके लिए चुनावों की शुरुआत हुई तो चुनाव के 2 महीने पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, अचानक हॉट फेवरेट हो गए। इस तरह की चर्चाएं चल निकली कि समाजवादी पार्टी बढ़िया तरीके से वापसी कर रही है। सब तरफ और ख़ासतौर से सोशल मीडिया में तो ये बढ़ चढ़ कर ये बात कही जाने लगी कि अब ये ऑल सेट है कि वो वहाँ जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि 4 राज्यों में बीजेपी ने परचम फहराकर ये बताया कि वो प्लानिंग से चुनाव मैदान में उतरती है, वो मुद्दों को ठीक तरीके से देखती है, समझती है। इमोटिव इश्यूज़ जिनको आप और हम समझते हैं, भावनात्मक मुद्दे, उनका एक सही कॉम्बिनेशन रखती है। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो कहते हैं कि ये एक आदर्श समन्वय है मुद्दों का, राज्य की योजनाओं का और डबल इंजन यानी केंद्र की योजनाओं का। और ये जो हमारा मिक्सअप है ये बहुत अल्टीमेट होता है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में
कुछ चीज़ें उत्तर प्रदेश से आती हुई दिख रही हैं। बुलडोज़र हालांकि चला पहले मध्य प्रदेश में, लेकिन बाबा का बुलडोज़र यूपी में बहुत चर्चित रहा। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोज़र बहुत चर्चित है और आगे बढ़ रहा है तेज़ी से। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे लाउड स्पीकर हो या तमाम मसले हों, एक तरह से पूरे देश की राजनीति पर इसने इम्पैक्ट डाला। और ये एक बहस छिड़ी कि साहब ध्वनि जो है वो सीमित होनी चाहिए, किसी को परेशानी ना हो, पेशेंट को, विद्यार्थी को। और अब मध्य प्रदेश में भी ये विषय, रामेश्वर शर्मा जब ये कह रहे थे तो बात तो तार्किक थी उनकी। हालांकि आरिफ मसूद साहब ने भी उसका बिल्कुल सही जवाब दिया कि किसको एतराज़ होगा जनगण मन से। और क़ज़ियात में तो आप देखें तो वहाँ पे तो होता है बराबर भोपाली लहजा, अब रहेगा साहब, भोपाली लहजा है तो रहना भी चाहिए। और रामेश्वर शर्मा जी का अपना ख़ास तरीका था, वो जिस आनुषांगिक संगठन से जुड़े थे वहाँ से अगर यहाँ बंद होगा, जमजम हो, कमजम हो, जो भी हो, सब बंद होगा, ये उनका कहना है। तो तमाम मसले जो हैं वो फिर एक बार सरफेस पे बड़ी ताकत से आ रहे हैं। और देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा समर्थन समूह जो है, और जो आप ये कह सकते हैं कि फ्लोटिंग वोटर भी होता है, क्या उस पर ये बहुत गहरा असर डालेगा। अगर हम बात करें चुनावों की तो मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता बीजेपी के और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत है। जेपी धनोपिया साहब हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, बल्कि अब तो कहूँगा कि वरिष्ठता की श्रेणी में काफ़ी आगे हैं और बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग की जिम्मेदारी भी वो संभाल रहे हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं हमारे साथ, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले चलिए ग्वालियर उन्हीं के पास चलते हैं और समझते हैं। संक्षेप में डॉक्टर साहब हमें समझाइए ज़रा, आज 2 डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ जी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो मसले हैं तमाम जो सरफेस पे आ रहे हैं, जमजम इधर भी बंद होगा, उधर भी बंद होगा, और कुछ तेवर नरम नज़र आ रहे थे आरिफ मसूद साहब के, और अब मदरसों में राष्ट्रगान, वो बात सही है, राष्ट्रगान को लेकर कौन भला कहेगा कि राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं, और इसके पॉलिटिकल माइलेज की अगर हम बात करें तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है जी। जी देखिए शरद जी, ये कहीं ना कहीं रिसेंटली मध्य प्रदेश की जो कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में सीनियर लीडरशिप के साथ हुई और जिसमें आरएसएस का जो बैठ था, उसमें एक बात सामने आई थी कि आगामी जो मध्य प्रदेश के 2023 के असेंबली इलेक्शंस होंगे उनमें कहीं ना कहीं हार्डकोर हिंदुत्व को लाइक उत्तर प्रदेश आना चाहिए, ये सोर्सेज से खबर आ रही थी। कहीं ना कहीं ये उसी चीज का एक प्रमाण दिखता है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नेचर में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ की कम्युनिटी अलग है, वहां की कम्युनिटी अलग है। वहां पर आपने देखा होगा, आफ्टर 35 ईयर इन मुद्दों के कारण भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में आए। कहीं ना कहीं इसी से उत्साहित होकर भाजपा ने इस चीज को अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में इम्प्लीमेंट करने का तरीका अपनाया है। जैसा कि मध्य प्रदेश में आप सब चीजें जो वर्ड्स बोल रहे हैं, आप जो सेंटेंस यूज किए, उनका उपयोग करते हो, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दिख रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि शर्मा साहब, लेकिन ये मध्य प्रदेश में ही नहीं है। आप देखें तो अगर आप महाराष्ट्र की तरफ चलें तो वहाँ भी जिस तरह राज ठाकरे साहब की बात करें या जो सांसद हैं राणा, उनकी बात करें, तो ये मसले आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में तेजी से, राजस्थान की भी हम बात करें, तमाम जगह अपने अपनी तरीके से एक आकार ले रहे हैं जी। जी जी बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश का मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार भाजपा एक बड़ी बढ़त लेकर चलती रही है। हालांकि 2018 में हार भी एक छोटी हार, लेकिन वोट शेयर ज्यादा। तो क्या ये जो प्रोपेगेंडा, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इट इज प्रोपेगेंडा। क्योंकि जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में आती है या पुराने समय में जब जाते हैं तो देखते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी हथकंडा है, अगर भाजपा मुस्लिमों की विरोधी होती तो पूरे के पूरे बाहर क्यों निकाल देती। वो तो कांग्रेस के सामने या भाजपा का ये मुद्दा है कि कहीं ना कहीं आगामी इलेक्शन में लोगों को आकर्षित करे, जिससे हमारा वोट शेयर बढ़े। ये केवल प्रोपेगेंडा मानूंगा, इसको दुश्मनी के रूप में, मैं अल्पसंख्यकों के रूप में भाजपा का ये नहीं मान सकता। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये बहुसंख्यक परस्त राजनीति का चेहरा है? आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी जी देखिए, अब मैं आप किसी और थोड़ा सा बोलता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसके दोनों ही इंपैक्ट जा सकते हैं। हो सकता है कि इसका प्रभाव उन जो भाजपा से जुड़े हुए लोग या जो एफिलेटेड लोग हैं उन पर उल्टा भी पड़ सकता है, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे जो दूसरी आइडियोलॉजी से जुड़े थे
वो भी इस तरफ फिर सकते हैं, तो इसका असर मिला जुला हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर मॉडल देखते हैं तो इसका फायदा ही फायदा दिखता है भाजपा की नजर से। डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे थे? मैं डॉक्टर साहब का बहुत पुराना पेशेंट हूँ, अनुयायी हूँ, तो मैं 2-3 बातों में प्रकाश जरूर डालना चाहूँगा, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ डॉक्टर साहब। तो पहली चीज़ तो ये मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये खबर जो आप तक पहुंची या आई परसेप्शन के दुनिया से, मैं खबर नवीसों को कुछ नहीं कहता हूं, ना मेरी आदत है, क्योंकि मैं आपका हिस्सा हूं, पार्टी ने मुझे आपसे संवाद के लिए रखा है। तो ये कट्टर हिंदुत्व नाम की चीज़ ना हम फॉलो करते हैं, ना इसको इशू बनाते हैं, ना हमको इसको एग्जिस्टेंस में लाते हैं। तो आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? भाई स्वाभाविक है कि कोई बात कही जा रही है, उसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक साहब इसका नंबर 2 बहुत साधारण सा है कि आपने देखा होगा कि पूरे देश में साहब हिंदुत्व हमारी जियो कल्चरल यूनिट है, जिसमें अलग अलग रिलीजन्स शामिल हैं डॉक्टर साहब। तो हम उस विचारधारा को मानते हैं, और आपने कहीं नहीं सुना होगा किसी धर्म स्थल को खंडित करके या उस पर आधिपत्य जमा के उस पर मंदिर बना दिया गया हो। इसीलिए भारत में 5000 साल के इतिहास में डॉक्टर साहब, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ ऐसी कोई घटना बताएं कि कभी यहाँ की जियो कल्चरल यूनिट ने, मैं हिंदुत्व भी नहीं कहता हूँ, आप कह सकते हैं कि यहाँ की जियो कल्चरल यूनिट ने कभी ऐसा करने का प्रयास नहीं किया, जबकि ये हिंदू भूमि ही रही। तो ये बताता है कि हमारे अंदर कट्टरता नहीं रही। इसके ठीक उल्टे कई मंदिर ऐसे हैं श्रृंखलाओं में जिसमें बाहर से आए जो आक्रमणकर्ता या इस प्रकार के शासक थे, उन्होंने बलात् उन पर परिवर्तन करके, चूंकि हमारे को मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालना चाहते थे, किया। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, मैं शरद जी आपका भी इस ओर ध्यान चाहूँगा। डॉक्टर मोहन भागवत साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि उनके विचार हम लोगों को गाइड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, रिसेंट में आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि हम लोग अलग अलग हैं जी और एक हैं। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, इसको आप ऐसे देखिए, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, कि हम लोग अलग अलग धर्म के लोग जो हैं, हम यूनाइटेड हैं, हम हिंदू हैं, यूनाइटेड हैं, लेकिन हम अलग अलग धर्म, पूजा पंथ, संप्रदाय और जातियों को फॉलो करते हैं। तो पहले हम क्या हैं? हम जियो कल्चरली एक है। तो देयर इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी, वी आर नॉट डाइवर्सिफाइड एंड यूनिफाइड। तो ये बहुत समझने की बात है सर, बस अंत कर रहा हूं मैं। तो इसलिए इसको समझते हुए यदि हम चलेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझ पाएंगे कि क्यों, यदि दुकानों के संदर्भ में कोई फैसला होना चाहिए शरद जी, तो एक दुकानें होती, एक जैसा होना चाहिए। तो इसको हिंदू, मैं इसको क्या इस तरह से सोचूं कि अब आप इसको एक डोरी से भारत को बांधना भारतीय जनता पार्टी का स्वप्न है, जिसको आपने बताया कि हम सांस्कृतिक विविधता के साथ हैं, लेकिन हमें जो एक साथ खड़ा करती है एकता, उसका सूत्र एक है। बहुत खूबसूरत बात करी। इसको सर फिर अगेन डाइवर्सिटी इन यूनिटी कर दें हम, कि हम लोग एक हैं। पहले तो ये मान लीजिए, इवन धनोपिया जी और हम एक हैं। मैं नहीं मानता इसमें अलग, मैं 25 बार इस बात को कह चुका हूं कि हमारी बहुत खूबसूरत डेमोक्रेसी है जिसके हम लोग 2 मजबूत पिलर हैं। तो हम लोग अलग अलग विचार के हो सकते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग पूजा पद्धतियों के, जातियों के हैं। हर 10 किलोमीटर पे सबका स्वभाव बदलता है, लेकिन हमारी एकता में ये अनेकताएं हैं। अनेकता में एकता नहीं है, तो हम एक हैं। और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। इसलिए सर देश, संविधान और कानून एक से शुरू हो, उसमें एक एकात्म बहुत जरूरी है। तो हर व्यक्ति के लिए एक हो। बहुत जो बातें डॉक्टर साहब ने नहीं कही हैं, उनके सिरे मैं अपनी समझ से आपके सामने रखता हूं कि अब एक तो समान कानून और समान पूरे देश में एक जैसे कानून, जो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि और सोच भी है, और दूसरी बात जिस तरह से एक हमारी एकता का सूत्र जो है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि एक बड़ी, अब ये किस रूप में होगा, कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह थिंकिंग मोड में है, तो वो निश्चित तौर पर आने वाले समय, वक्त और परिस्थितियों के अनुरूप इसके स्वरूप को उद्घाटित करने की कोशिश करेगी। बहरहाल धनोपिया जी का भी चिंतन शिविर आरंभ हो चुका है, मतलब उनका नहीं, कांग्रेस का, जिसका वो विनम्रता से दशकों से हिस्सा हैं। और इस चिंतन शिविर से साहब कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा जो कांग्रेस को ताकत और शक्ति अवश्य प्रदान करेगा। ऐसी शुभेच्छा भी है उनको भी और कांग्रेस को भी। बहरहाल आज जिस तरह की बात हुई है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि इस मंच पर
एक दार्शनिक नजरिया, राजनीतिक फिलॉसफी भी और एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बीजेपी का डिस्कस हुआ। बहरहाल धनुपिया जी क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, वो स्वागत है सर। धन्यवाद शरद जी। मैं बहुत अलग तरीके से सोच रहा था इतनी देर से। हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता है, संस्थाएं अलग होती हैं। जैसे आपका चैनल है, चैनल के मालिक कभी आपको नहीं बोलते होंगे आज कौन सा एजेंडा आपको लाना है, क्योंकि आपकी ड्यूटी में है तो आपको अपना एजेंडा लेके आना होता है। वैसे सबके अपने अपने विभाग होते हैं। सरकारों के काम ये नहीं होते हैं, सरकार के काम करने की बात कर रहे हैं। सरकार के काम इस देश के ऊपर राजनीति के साथ साथ देश में सत्ता का ऐसा उपयोग करना जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा पूरी हो, सारी चीजों को ध्यान दे। और सारी बातें अलग होके आज नए मुद्दे हमारे बीच में आ रहे हैं। मुझे बताइए, राष्ट्रगान से किसको आपत्ति हो सकती है? आज तक क्यों आपने नहीं किया था? आज के साल आप क्यों सिर्फ, अब योगी जी ने कहा तो आपके योगी जी की घोषणा को आपने यहाँ करके आगे बढ़ा दिया। अभी आपने भी अपने इसमें कहा था कि वहां उन्होंने डंपर का शुरुआत की, या भी आप डंपर चलाने लगे, बुलडोजर चलाने लगे। ये सब चीजें हैं, मगर मेरा कहना है कानून के हिसाब से तो काम करिए भाई, न्याय के हिसाब से काम करिए। दुकानों का मुद्दा बार बार लेके आ रहा है। दुकानें भी एक नियम प्रकार चलती है। दुकानें विस्थापन अधिनियम में कानून है, उसमें लिखा हुआ है कौन सी दुकान कब खुलेगी, कब बंद होगी। तो आप फेल हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने में, और माहौल को इस तरह से करके कर रहे हैं जैसे हम कोई नया कोई काम करने ला रहे हैं और नया काम करके बड़ा तीर मार रहे हैं। तो मेरा ये कहना है ये सब चीजें बंद होना चाहिए। उकसाने की, भड़काने की सारी बातों के लिए मैं कम से कम इस बात से सहमत नहीं हूं। इस तरह का वातावरण निर्मित हो, कानून अपना काम करे। है दुकान स्थापना अधिनियम में लिखा हुआ है कौन सी दुकान कितने बंद होगी, कराइए। अगर नहीं करा पा रहे लोग तो आप कार्रवाई करिए। राष्ट्रगान के लिए आप किसी भी चीज के लिए आज तक आपने नहीं किया, आपने अब करना शुरू करने का करिए, कोई मना कौन कर रहा है। लेकिन वो वाली बात बताइए कि आरएसएस के मुख्यालय पर 45 साल तक राष्ट्रध्वज क्यों नहीं फहराया गया था? आप लोगों ने किसने रोका था आपको? उसके बाद आप लोगों ने शुरू कर दिया। तो आपकी ये मानसिकता, आपका एजेंडा है ना, बड़ा अलग है। क्योंकि इस समय देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, सब कुछ चरम पर है, बेरोजगारी है, आदमी परेशान है, तराई मची हुई है। उसके दिमाग को भटकाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए आपने ये इस तरह की बातों को लेकर आते हैं, जिन पे ऐसे टीवी, महत्वपूर्ण टीवी पर इस तरह के डिस्कशन होते हैं जिनका कि कोई जाके बोली निकल पाता है। अरे आप बात करिए महंगाई कैसे कम हो, आप बात करिए बेरोजगारी कैसे कम हो, आप बात करिए लोगों को स्वास्थ्य कैसे मिले, आप बात करिए शिक्षा पूरी कैसे हो। आप उन सब बातों पर नहीं करते हो। आज भी आप मध्य प्रदेश की महंगाई की दर साहब, हमने कहा कि एक कॉम्बिनेशन बीजेपी ने तैयार किया। हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी उससे परहेज कर रही है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन के बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सरवाइव करना असंभव है। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। मुख्य काम जो किसी भी राजनीतिक दल का है वो गवर्नेंस को ठीक रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, महंगाई और तमाम मुद्दे जो आम जनता को चुभते हैं उन पर नियंत्रण रखना। पर डॉक्टर वाजपेयी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूं, उस ऑर्डर को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। उसका प्रस्तुतिकरण थोड़ा चटके लेके होता है, चटाकेदार हम जिसको बोले, जिसमें स्पाइसी कर दे, चटकारे लेके लोग प्रस्तुत करते हैं उसको। भाई है क्या, सीधा सीधा डॉक्टर साहब निर्णय है। सत्यप्रकाश जी को भी फिर संबोधित करूंगा सर मैं, कि भाई मदरसे जो शासकीय धन वित्त पोषित होते हैं, शासन पर आधारित होते हैं, वो राष्ट्रगान को नियमित रूप से नहीं करते थे। आरिफ जी को भी आपने सुना ही होगा। तो कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, नहीं करते रहे होंगे। इस चीज़ को भाई कुछ लोग मानकर चलते थे कि लीनियंसी रखते थे। हम इसको लीनियंसी नहीं रखना चाहते। शासकीय वित्त पोषित शासकीय जितने विद्यालय हैं सब में राष्ट्रगान होना चाहिए, तो मदरसों में वो होना चाहिए। ये सर्कुलर है, इसका पालन करिए। सभी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत दुकानें, आपने रामेश्वर जी को भी सुना होगा, जब सबका तय 11 बजे बंद होना चाहिए तो होना चाहिए। इसका धर्म से क्यों जोड़ा जाना चाहिए इसको? और मैं आपको बता दूं, मटन, मीट और जमजम क्या केवल मुसलमान थोड़े ना खाना खाते हैं साहब, वहां पर बड़ी मात्रा में हिंदू भी खाते हैं। इसमें क्यों शर्माते हो बोलने में? लेकिन हम इसको चतुराई से हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब सेक्युलर और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडा है। चाहे राष्ट्रगान का कोई धर्म नहीं है, वो इस राष्ट्र की पहचान है। तो इसीलिए शासकीय संस्थानों में उसका लागू किया जाना हर शासन का अधिकार है। चलिए, वो किया गया है। सत्यप्रकाश जी की तरफ चलूंगा, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी की तरफ। डॉक्टर सत्यप्रकाश, ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें बीजेपी, आप अगर उसको चातुर्य भी कहें, तो वो जो मसले उठा रही है, अगर तार्किक दृष्टि से और आप उसको किसी भी कसौटी पर कसें, तो उसमें ऐसी चीज़ ढूंढना कठिन हो जाता है। अगर आप, जैसा डॉक्टर वाजपेयी ने कहा, अब ये तार्किक दृष्टि से एकदम सही बात है कि हो सकता है कि उस शॉप पर नॉनवेज खाने वालों में, क्षमा कीजिएगा, हिंदुओं की संख्या अधिक हो। अगर आप वाकई तथ्यात्मक आंकड़े निकालें तो ये चीज ज्यादा निकल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इसको वहां ले आते हैं जहां से बीजेपी शायद चाहती है
कि आप यहाँ आके खड़े हो जाओ। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी देखिए, मैं गृह मंत्री जी की प्रतिक्रिया सुन रहा था, उन्होंने बहुत एकदम कोई नीतिगत निर्णय की घोषणा नहीं की है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई ये नहीं कह दिया इस तारीख से बिल्कुल अनिवार्य है राष्ट्रगान होगा। मटन की दुकान जो है बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल बात है कि साहब यहाँ अगर 12 बजे बंद होती है, आपके पास परमिशन है रात भर खोलने की, तो बता दीजिए उसका जो कारण है वो बता दीजिए। का आधार नहीं होना चाहिए। जी, आप बताइए मुझे, क्या ये बीजेपी का ही बिछाया हुआ एक बहुत चतुराई से फेंका गया जाल है जिसमें अपोजिशन फंसता है? जी जी, देखिए शरद जी, डॉक्टर वाजपेयी जी का कहने का अंदाज और रामेश्वर शर्मा जी का कहने का अंदाज, दोनों में अंदाज में अंतर है, लेकिन निशाना एक ही। अंदाज अपना अपना है सर जी। हाँ, निशाना एक ही जगह है। कुछ लीडर्स ऐसे भाजपा में होते हैं जी, वो चाहते हैं कि हम पॉपुलर कैसे हों। वाजपेयी जी नहीं चाहते पॉपुलर होने। उनका जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं, जो एक विद्वान व्यक्ति बैठता, जैसे कि वो भाजपा के स्पोक्स पर्सन की तरह तो बैठते ही हैं, कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट की तरह भी बैठते हैं कि सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है। उन्होंने यथार्थ को बोल दिया है। लेकिन भाजपा के जो तथाकथित लीडर हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दों पर देशव्यापी प्रतिक्रियाएं चाहिए, अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए, इसलिए वो इन मुद्दों को उन तरीकों से उठाते हैं। जबकि मैंने आपको कहा, भाजपा कोई अल्पसंख्यकों की विरोधी पार्टी थोड़ा है, वो तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे लाती है जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन इलेक्शंस में हो। अब आपको बताएं कि भाजपा के अंदर जो भी चल रहा है, भले ही शब्द वाजपेयी जी की कुछ और हो सकते हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश की कुछ और हो सकते हैं, लेकिन यथार्थ वही है कि वो कहीं ना कहीं यूपी की राह पर मध्य प्रदेश को ले जाने की ओर है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, यूपी और मध्य प्रदेश के नेचर में अंतर है। शिवराज की अपनी एक छवि है, उस छवि के कारण अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा ने परचम लहराता रहा है। जी, धनोपिया साहब, आप क्या ऐड करेंगे? यही निवेदन कर रहा हूं कि आप राष्ट्रगान के बारे में 17 साल 18 साल सत्ता में हैं, आज तक क्यों आपने वो नहीं किया भाई? आप क्यों योगी जी की नकल करना चाहते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने कहा कि वहां के चुनावों के परिणामों से प्रभावित होकर आप ऐसा माहौलिया बनाना चाहते हैं। चुनाव आते हैं और आप सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए शुरुआत करना शुरू कर देते हैं, अलगाववाद करना शुरू कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि आज ये मीट की दुकान आज तो नहीं खुल रही ना, या कल से तो नहीं हुई ना। ये बजाय इस तरह हल्ला चिल्ला करने के, आप प्रशासन से बात करिए ना कि भाई क्यों खुली हुई है, ये कानून ये कहता है। वो नहीं करेंगे आप प्रोवोक करेंगे लोगों को। चलिए मैं जवाब लेता हूँ सर, 10 सेकंड। राष्ट्रगान से सर कहीं शांति भंग नहीं होती है। अरे आपने आज तक क्यों नहीं किया सर? मान लिया, आज कर रहे हैं सर, उसका स्वागत कर दीजिए। और एक अंतिम बात बस मैं कहना चाहूंगा सर जी, आपके पास समय कम है, कि देखिए बुलडोजर और लाउड स्पीकर ये धर्मनिरपेक्ष वाहन है। दोनों धर्मनिरपेक्ष वाहन क्यों हैं? क्योंकि इधर भी उपयोग होते हैं, इधर भी होते हैं, और ये धर्मनिरपेक्ष वाहन है। दे आर टूल्स ऑफ द गवर्नेंस। और धर्मनिरपेक्ष वाहन के ऊपर जब हमारा अब्दुल सत्तार बैठता है ना जाके, तो साहब वो ये नहीं देखता कि ये गुप्ता जी के यहाँ चल रहा है, शिवहरे जी के यहाँ चल रहा है, या अंसारी के यहाँ चल रहा है। मुझे लगता है इसको करने दीजिए और तुष्टीकरण मत करिए। चलिए धर्मेंद्र साहब, आप बोल लीजिए, आपकी बात हम नहीं सुन पा रहे थे चूंकि। करना बंद करिए। आपने पहले क्यों नहीं किया घोषणा? आपको किसने रोका था? आपने सर आज तो समर्थन कर दीजिए, आज तो अच्छा लगना चाहिए ना आपको, कानून का पालन हो रहा है। आप चाहते हो उनकी राह पर चले हम हो जाए? सर आप तो कानूनविद हैं, कानून का पालन करते हुए लोगों को देखिए। चलिए चलिए माहौल नहीं बिगाड़ने देंगे, आप चिंता मत करिए। अरे माहौल कहाँ बिगड़ रहा है, सब हंसी खुशी है सर। चुनाव कभी किसी तरावी के ऊपर बम फेंकता देखा है आपने आज तक? पूरी ईद निकल गई, रमजान निकल गए, मध्य प्रदेश में किसी तरावी पर आपने पत्थर देखा फेंकता हुआ? क्यों आप ऐसी कामना करते हैं साहब? खुशी खुशी सब लोग रहते हैं। खरगोन के अंदर क्या हुआ? वो तो आप लोगों ने करा दिया सर। मुझे बताइए ना, किसी हिंदू ने कभी किसी तरावी पर बम या पत्थर फेंका क्या? एक घटना बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो होता है उसमें नहीं चलता है। सर नाराज हो गए अब आप। सर शिवहरे जी का अतिक्रमण तोड़ा गया तो वो आपको आपत्तिजनक नहीं लगा? चलिए बहुत शुक्रिया धनोपिया साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, और बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सोच और दृष्टि से आगे बढ़ रही है, इससे इनकार नहीं है कि उसमें ऐसे भावनात्मक मुद्दे अपनी जगह रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनको तूल देने का काम वो जानती है कि अपोजिशन करेगा और इसका फ़ायदा उससे मिलेगा। लेकिन बेहतर ये भी है कि ये तमाम चीज़ें इस देश में हों, डिबेट्स हों, पूरी दुनिया में होती हैं डिबेट्स, धार्मिक विषयों पर भी होती हैं, लेकिन उनका स्वरूप इस तरह का हो कि न वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला हो। और सबसे महत्वपूर्ण मौका है कि ये देश की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी
दोनों के बेहतरीन लीडर्स के लिए और ख़ासतौर से यंग लीडर्स के लिए एक बड़ा आइडियल मौका है कि वो ऐसे इश्यूज़ पर एक कंसेंसस बनाकर आगे बढ़ें, चाहे घटना खरगोन की हो, जोधपुर की हो या राजगढ़ की हो। अगर एक कॉमन सहमति बनेगी, ये देश भी आगे बढ़ेगा और हम सब जो भारत के नागरिक हैं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, वो भी आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, चिंतन से बनेगी बात। नमस्कार।